नमस्कार, मैं आनंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में शुक्र के अनुसार प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था, कर्मचारियों की व्यवस्था किस प्रकार से हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र नीति में कार्मिक प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कार्मिक व्यवस्था के विवेचन की दृष्टि से शुक्र नीति को विलक्षण ग्रंथ माना जा सकता है, क्योंकि कार्मिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का जैसा सटीक, व्यवस्थित व पूर्ण चित्रण इस ग्रंथ में उपलब्ध है, वह अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दुर्लभ है। तो पहला है राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता। राज्य कर्मचारियों के लिए शुक्र नीति में एक सामान्य आचार संहिता स्वीकार की गई है। पृथक पृथक यानी अलग अलग पदों हेतु निर्धारित विशिष्ट आवश्यक योग्यताओं को धारण करने के अतिरिक्त समस्त राज्य कर्मचारियों से आचरण के कतिपय सामान्य नियमों के पालन की अपेक्षा की गई है। शुक्र नीति में राजकीय कर्मचारियों द्वारा सत्य, परोपकार व आज्ञा पालन के गुणों को धारण करने पर विशेष बल दिया गया है। शुक्र नीति में हिंसा में प्रवृत्ति व असत्य भाषण के अभ्यास को कार्मिकों के दो प्रमुख दुर्गुण माना गया है तथा इन दुर्गुणों से युक्त कार्मिकों को सेवा से पृथक करने का निर्देश दिया गया है। शुक्र नीति में राज्य कर्मचारियों से कथन व आचरण में अवसर की उपयुक्तता पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की गई है। राज्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सफाई संबंधी बातों पर समुचित ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया है। शुक्र ने राजकीय कर्मचारियों से उनकी नियुक्ति के स्थान पर स्थित रहने तथा अहंकार को त्याग कर दक्षता से अपने दायित्व को संपन्न करने की अपेक्षा की है। शुक्र ने कर्मचारियों से राजकीय कार्यों की गोपनीयता का निर्वाह करने की अपेक्षा की है। उन्होंने राजकीय कर्मचारियों से यह भी अपेक्षा की है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विवाद करें तथा एक दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं करें। शुक्र ने राजकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के राजकीय कार्य के लिए निरंतर तत्पर रहने का निर्देश दिया है। कर्मचारियों के लिए निर्धारित आचार संहिता का पालन करने वाले कर्मचारियों को ग्रंथ में श्रेष्ठ कार्मिक बताया गया है। कर्मचारियों के लिए निर्धारित आचार संहिता का पालन करने वाले कर्मचारियों को ग्रंथ में श्रेष्ठ कार्मिक बताया गया। शुक्र के अनुसार निम्नलिखित गुणों से युक्त कार्मिक को श्रेष्ठ माना जा सकता है: सत्य भाषण, सुशील, उत्तम कार्य में रुचि, आलस्य रहितता, राजकीय कार्य को निजी कार्य से अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति, केवल वेतन से ही संतुष्टि, मधुर भाषा, कार्य में दक्षता, पवित्र चित्त, स्वामी को अन्याय के पथ पर चलने से रोकने की प्रवृत्ति, स्वामी के दोषों को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करना, दूसरे के अधिकार को प्राप्त करने की लालसा न होना, सबके साथ समानता का व्यवहार, प्रसन्नचित्त, स्वामी के अनुचित कार्यों को एकांत में सूचित करना आदि। अब वेतन, वेतनमान व वेतन वृद्धि। शुक्र ने कर्मचारियों के वेतन को एक निश्चित वेतनमान के आधार पर निर्धारित करने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शुक्र नीति में वेतनमान के निर्धारण के 3 आधारों का उल्लेख किया है: कार्यमान, कार्यकारण और कालमान। कार्यमान में क्या है? कार्य की मात्रा के अनुसार दिया जाने वाला वेतन। कार्यकारण, कार्य तथा काल के संयुक्त प्रमाणानुसार दिया जाने वाला वेतन। कालमान, काल के परिमाण के अनुसार दिया जाने वाला वेतन। ग्रंथ में शासक को परामर्श दिया गया है कि वह कार्मिकों के वेतन को बीच में न तो रोके और न ही वेतन के भुगतान में विलंब करे। ग्रंथ में वेतन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के वेतनमानों का उल्लेख किया गया: श्रेष्ठ, मध्य, सम और हीन। श्रेष्ठ ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत प्राप्त वेतन की राशि से कर्मचारी पर आवश्यक रूप से आश्रित व निर्भर अन्य व्यक्तियों का भी भरण पोषण हो सके। मध्य ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत इतना वेतन प्राप्त हो सके
कि उसे कार्मिक पर आश्रित व्यक्तियों का भरण पोषण आवश्यक रूप से हो सके। सम ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत प्राप्त वेतन की राशि से कार्मिक के परिवार की केवल अनिवार्य जैसे भोजन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हीन ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत प्राप्त वेतन की राशि से कार्मिक का केवल स्वयं का भरण पोषण हो सके। ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है कि कार्मिकों के द्वारा योग्यता व अनुभव के अर्जन के साथ क्रमशः हीन से श्रेष्ठ वेतनमानों में उसका वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए। शुक्र नीति में स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि कार्मिक का न्यूनतम वेतन इतना होना चाहिए कि उस पर आश्रित व्यक्तियों का सरलता से भरण पोषण हो सके। ग्रंथ में चेतावनी दी गई है कि अत्यंत कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी शासन से असंतुष्ट हो जाते हैं और राजकीय कार्यों की अपेक्षा अन्य कार्यों में रुचि लेने लगते हैं ताकि वे अपना पेट भर सके। शुक्र का मत है कि ऐसे कर्मचारियों की शासक के आचरण में दोष ढूंढने व प्रजा से अन्यायपूर्वक धन वसूलने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब पदोन्नति। शुक्र नीति में कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। ग्रंथ में व्यवस्था की गई है कि जब कोई कार्मिक अपने अनुभव के आधार पर अपने पद से श्रेष्ठ होता जाए तो उसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अब अधिलाभ यानी बोनस अनुतोष ग्रेजुटी। शुक्र नीति में राज के कर्मचारियों को अधिलाभ या बोनस अनुतोष जिसको आज की भाषा में ग्रेजुटी प्रदान करने का निर्देश दिया गया। ग्रंथ में व्यवस्था की गई है कि शासक प्रतिवर्ष कर्मचारियों को एक पखवाड़े का वेतन अधिलाभ के रूप में प्रदान करे। बोनस के अतिरिक्त वेतन का अष्टमास कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुतोष के रूप में दिए जाने की व्यवस्था करे। अब भविष्य निधि पेंशन व पारिवारिक पेंशन। शुक्र नीति में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का स्पष्ट प्रावधान किया गया। ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कर्मचारी ने राजकीय सेवा में 40 वर्ष का समय व्यतीत कर लिया हो उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाए। शुक्र का मत है कि ऐसे कार्मिकों को आधा वेतन पेंशन के रूप में आजीवन प्रदान किया जाना चाहिए। ग्रंथ में यह भी प्रावधान किया गया है कि पेंशन के अतिरिक्त पेंशन की राशि की आधी राशि कर्मचारियों के बालकों के भरण पोषण ले तब तक दी जानी चाहिए जब तक वे स्वयं कार्य करने योग्य न हो जाए। भरण पोषण के लिए प्रदान की जाने वाली इस राशि का पात्र कार्मिक की पत्नी व अविवाहित कन्या को भी माना गया। शुक्र ने कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि शासकीय कार्यों को संपन्न करने के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो कर्मचारी की मृत्यु के समय उसे प्राप्त हो रहे वेतन के बराबर राशि का भुगतान उसके पुत्र को तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि वह स्वयं कार्य करने योग्य न हो जाए। यह भी व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो गए कर्मचारी के पुत्र के योग्य हो जाने पर उसके गुणों के अनुसार उपयुक्त वेतन निर्धारित कर उसे राजकीय सेवा में ले लिया जाना चाहिए। अब है अवकाश। शुक्र नीति में राज के कर्मचारियों को उपयुक्त अंतराल पर तब विशिष्ट परिस्थितियों में कार्य से अवकाश प्रदान किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की गई है तथा इस संबंध में विस्तृत नियमों का प्रतिपादन किया गया। ग्रंथ में व्यवस्था की गई है कि राजा उत्सव आदि के दिन कर्मचारियों से कोई कार्य नहीं करवाए। यदि कोई अत्यधिक आवश्यक कार्य हो तो उसे उत्सव वाले दिन भी कार्य कराने की व्यवस्था की गई है, किंतु श्राद्ध के दिन कार्मिक से किसी भी प्रकार का कार्य कराने का स्पष्ट निषेध किया गया। ग्रंथ में कार्मिकों को प्रतिदिन निश्चित अंतरालों पर अवकाश देने की भी व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों की अस्वस्थ हो जाने पर उन्हें सवेतन व अर्धवेतन अवकाश दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
शुक्र नीति में व्यवस्था की गई है कि जिन कर्मचारियों ने 5 वर्ष तक राजकीय सेवा की हो, उन्हें अस्वस्थता की अवस्था में कार्य न कर पाने की स्थिति में कार्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए 3/4 वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्वस्थता के कारण अवकाश पर रहे तो उसे 1 वर्ष के पश्चात की अवधि में 1/4 वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु ग्रंथ में यह व्यवस्था की गई है कि उपयुक्त सामान्य सिद्धांतों के होते हुए भी अस्वस्थता के कारण अवकाश के दौरान किसी कर्मचारी को कितना वेतन प्रदान किया जाए, इसका निर्धारण उस कर्मचारी की अस्वस्थता की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए। यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कर्मचारी लंबे समय तक अस्वस्थता के कारण अवकाश पर रहे तो उसे उस अवधि के दौरान आधा वेतन प्रदान किया जाए। शुक्र ने 1 सप्ताह तक की अस्वस्थता की स्थिति में कर्मचारी को पूर्ण वेतन पर अवकाश दिए जाने का प्रावधान किया। यदि कोई कार्मिक 1 वर्ष तक के अवकाश पर हो तो उसे शुक्र ने यह अधिकार प्रदान किया है कि वह अपने स्थान पर अपने किसी प्रतिनिधि को राजकीय सेवा में नियुक्त करवा सके। शुक्र नीति में व्यवस्था की गई है कि यदि कोई सुयोग्य कर्मचारी अस्वस्थता अथवा रोग के कारण राजकीय सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाए तो उसे सेवा से पृथक कर दिया जाना चाहिए तथा उसे नियमित रूप से आधा वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। धन्यवाद।